हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि रीट मेन एग्जाम से में भी पूछे जाएंगे। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो हिंदी से तैयारी कर रहा है। फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं और साथ में यानी कि जैसे पटवार भर्ती है, पटवार में भी हिंदी व्याकरण आती है और अन्य तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें विराम चिन्ह के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विराम चिन्हों को। क्या होते हैं विराम चिन्ह और कितने विराम चिन्ह हैं, कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह बताए, तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में हम हासिल करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव अथवा रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य जब अपन पढ़ते हैं तो बीच में कुछ रुकना पड़ता है, जैसे अल्प विराम आ गया, अर्ध विराम आ गया, तो जहां बीच में रुकना होता है वो ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं और हिंदी में जो व्याकरण में हिंदी व्याकरण में जो विराम चिन्ह है वो कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, छोड़ करके पूर्ण विराम को। यानी पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? तो 20 मानी है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे उदाहरण देखो, रोको मत जाने दो। ये देखो, रोको के बाद में कोमा लगाई हुई है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। दूसरा वाक्य भी सेम ही है लेकिन इस अल्प विराम को मत के आगे लगा दिया। अब देखो इस वाक्य का कितना अंतर रहेगा। मैं संबोधित करते हुए आपको कह रहा हूं कि रोको मत जाने दो, कि यानी कि इसको रोक लो, मत जाने दो, इसको बाहर मत जाने दो। जैसे मान लो कक्षा में मैं किसी विद्यार्थी को कह रहा हूं, दूसरे विद्यार्थी के लिए बोल रहा हूं कि रोको मत जाने दो, यानी इसे बाहर मत जाने दो। दूसरे में देखो, मैं उसी विद्यार्थी को कह रहा हूं रोको मत जाने दो, यानी कि उसे बाहर जाने दो। देखो, एक अल्प विराम से दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग निकल जाता है। तो यही होता है विराम चिन्ह का अपना महत्व है। तो हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। ऊपर वाला वाक्य यदि आप स्वयं इसको बोल करके देखोगे तो इसका अर्थ ऑटोमेटिक निकलेगा कि रोको मत जाने दो, यानी किसी को मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यानी कि रोकना नहीं है, जाने दो। दोनों वाक्य देखने में एक हैं लेकिन विराम चिन्ह के कारण दोनों में अर्थ में भिन्नता देखने को मिलती है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एक तरफ दे रखे हैं विराम चिन्हों का नाम, दूसरी तरफ चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? खड़ी पाई। ये देखो खड़ी पाई है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऊपर डॉट और नीचे, यानी कि ये जो चिन्ह है ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह है। अल्प विराम यानी कि जिसको अंग्रेजी में कोमा कहते हैं, हिंदी में ये अल्प विराम होता है। प्रश्न सूचक आप सभी जानते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक यानी खड़ी पाई और उसके नीचे छोटी सी बिंदिया, ये विस्मयादि बोधक है। योजक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर किस में होता है? द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, रात दिन, अच्छा बुरा, भला बुरा, इस प्रकार यानी द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? किसी को निर्देश दिया जाता है और ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ये देखो ऊपर वाला योजक जो चिन्ह है इससे थोड़ा ये बड़ा होता है निर्देश चिन्ह।
फिर उद्धरण चिन्ह, यानी कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह की अपन बात करें, उद्धरण चिन्ह यानी एक तो एकल उद्धरण चिन्ह होता है, एक युगल उद्धरण चिन्ह होता है या द्वि उद्धरण चिन्ह भी इसे बोलते हैं। एक होता है विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोष्टक, कोष्टक आप सभी जानते हैं, ये कोष्टक चिन्ह है। त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद, ये यानी कि हंस का जो पंजा होता है वैसा ये दिखाई देता है, तो इसको इसलिए हंस पद बोलते हैं। इसे त्रुटिपूर्ण यानी कि त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद दोनों यानी कि इसी के ही नाम है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये जो ये होती है ना बिंदिया, ये इसे बोलते हैं संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह बोलते हैं। अब अपन एक एक चिन्ह को पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह, ये जो खड़ी पाई है ये विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का जो प्रयोग है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहां प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखो, सुबह का समय था, वाक्य पूरा हो गया और लास्ट में था के आगे देखो खड़ी पाई, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये दूसरा वाक्य देखो, भारत मेरा देश है के आगे ये जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट आगे देखो, दूसरा अपना आता है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह ये है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अर्धविराम का चिन्ह है। जहां पूर्ण विराम जितना देर न रुककर, यानी पूर्ण विराम में क्या होता है, वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें यानी कि पूर्ण विराम में तो पूर्णतः स्टॉप हो जाता है, यानी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। भगत सिंह नहीं रहे, फिर देखो अर्धविराम का चिन्ह लगाया हुआ है, वे अमर हो गए। दूसरा वाक्य देखो, नदी में बाढ़ आ गई, अर्धविराम का चिन्ह, सभी अपना घर बार छोड़ करके जाने लगे। यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, तो यानी कि ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम का अर्ध विराम का होता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। और एक होता है अल्प विराम। अल्प विराम जिसको अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। यानी अल्प विराम का प्रयोग है अर्ध विराम से भी बहुत कम देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण उद्धरण से पूर्व यानी कि उदाहरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। अल्प विराम का प्रयोग जैसे वाक्य लिख करके बताऊं मैं आपको, राम श्याम, राम श्याम और महेश बाजार घूमने जा रहे हैं। महेश बाजार घूमने गई। तो ये जो वाक्य है इसमें देखो, राम के आगे अल्प विराम है, फिर श्याम, फिर और योजक चिन्ह आ गए, और महेश घूमने गई या बाजार जा रहे हैं। तो ये अल्प विराम यानी कि बहुत कम देर के लिए रुकना होता है, वो अल्प विराम होता है। अगला अपन पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान ये होता है, ये चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखो, हम मान लो किसी से प्रश्न कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जहाँ यानी कि जिससे प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे उदाहरण देखो, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, हम प्रश्न कर रहे हैं क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कब आओगे, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगला होता है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, इसे विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं। खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा
दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये खड़ी पाई और फिर उसके नीचे यानी कि बिंदिया होती है, ये विस्मयादि बोधक सूचक का चिन्ह होता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखो आप, जैसे उदाहरण, वाह कितना सुंदर पक्षी है। देखो यहाँ वाह के आगे देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ और लास्ट में देखो विस्मय, यानी कि खुशी जाहिर करने के लिए घृणा, दुख, आश्चर्य, विस्मय, इन सभी में विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के आगे जो चिन्ह है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अरे तुम आ गए, तो ये आश्चर्य, आश्चर्य के आगे यानी कि आश्चर्य सूचक जो वाक्य होगा उसमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा वाक्य देखो, आह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देखो, योजक चिन्ह ये होता है माइनस वाला योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख, यानी कि एक तो इसका प्रयोग होता है द्वंद्व समास में, एक यानी कि दो शब्दों के मध्य इसका प्रयोग होता है जैसे खेलते खेलते, दो शब्दों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए जैसे पीला सा, इनके बीच में यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है, याद रखेंगे। द्वंद्व जो समास होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, योजक चिन्ह के उदाहरण, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो सुख और दुख है इसके बीच में देखो ये लगा हुआ, ये योजक चिन्ह है। दूसरा उदाहरण देखो, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये शब्दों के मध्य लगता है योजक चिन्ह। इससे बड़ा होता है निर्देश चिन्ह। ये निर्देश चिन्ह है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, हमारे देश में अनेक देशभक्त हैं, फिर देखो योजक चिन्ह लगा हुआ, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, और इनके बीच में देखो ये जो चिन्ह लगा हुआ ये अल्प विराम का है। दूसरा वाक्य देखो, माँ ने कहा, क्या कहा? हम निर्देश दे रहे हैं बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ ने कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये निर्देश सूचक चिन्ह है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट, आठवां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे में दो आएंगे ऊपर, जो ये जो चिन्ह है ये डबल डबल रहेंगे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जबकि किसी की कही बात को ज्यों की त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई डेफिनेशन है, कोई परिभाषा है, तो उसमें दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, गोदान, ये इकहरा चिन्ह है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये ऊपर जो लगा हुआ है ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है। नीचे वाला देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ये दिल्ली चलो है, ये इसके ऊपर देखो दोहरा चिन्ह है। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि दिल्ली चलो, तो ये उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह का, यानी कि आप कोई भी परिभाषा, जैसे सीखना ही विकास की प्रक्रिया है, जैसे मान लो ये वुडवर्थ की परिभाषा है कि सीखना ही विकास की प्रक्रिया है, तो ये जो डेफिनेशन है इसमें अपन कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, वहाँ दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाएगा। कथन परिभाषा उसमें दोहरा उद्धरण आएगा। और सिंगल इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग या तो किसी व्यक्ति का उपनाम हो, जैसे रामधारी सिंह है दिनकर, तो दिनकर जो लिखेंगे, दिनकर एक श्रेष्ठ कवि थे, तो इस दिनकर के ऊपर आएगा इकहरा चिन्ह। तो शायद आप समझ पाए होंगे दोहरा और इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब नौवा,
विवरण चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। सत्य, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये विवरण चिन्ह है। जैसे सत्य, अहिंसा और प्रेम, तो ये जो लगा हुआ है ये विवरण चिन्ह है। अगला चिन्ह आता है कोष्टक। कोष्टक आप सभी जानते हैं, वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन चारों को देखो कोष्टक में बंद किया गया है। यानी मुख्य जो बात होती है जिसको कोष्टक में बंद किया जाता है वो कोष्टक चिन्ह है। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे देखो मैं आपको समझाऊं, ये समझ में आ जाएगा। त्रुटि, ये चिन्ह है, ये इसको हंसपद बोलते हैं या त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम 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 गया है। अब बीच में अपन ने छोड़ दिया, यानी कि राम गया है, कहाँ गया है, तो यहां मैं लगाऊंगा हंसपद और इसके ऊपर लिख दूंगा अजमेर। इसी को ही बोलते हैं विस्मरण चिन्ह, यानी कि अपन भूल जाते हैं लिखते समय, इसी को ही बोलते हैं हंसपद, क्योंकि ये हंस के जो पैर होते हैं उस जैसा चिन्ह है, इसलिए इसको हंसपद बोलते हैं। अब देखो, राम अजमेर गया है, अब वाक्य कंप्लीट हो गया। तो हम यानी कि बीच में लिखते समय भूल जाते हैं तो उसको त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद चिन्ह के द्वारा ऊपर शब्द लिख दिया जाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण में देखो, शेरिया माता पिता के साथ गई, कहाँ गई। अब नीचे वाले वाक्य में देखो, शेरिया माता पिता के साथ बाजार गई, ये देखो यहाँ लगाया हुआ, तो ये होता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। अगला चिन्ह आता है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह, ये जो बिंदिया है ये संक्षेप सूचक चिन्ह का यानी कि प्रतीक है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दी जाती है। यह बिंदु लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसको लाघव चिन्ह बोल दो या संक्षेप सूचक चिन्ह भी बोल सकते हैं। जैसे देखो, बी ए डॉक्टर के आगे देखो लगा हुआ, फिर अनुषक शर्मा पंडित के आगे लगा हुआ, राम स्वरूप शर्मा। तो यानी कि ये एक तो अपन डॉक्टर लिखते हैं उसके आगे लगा देते हैं, यानी कि शॉर्ट वे में कोई भी शब्द को यदि अपन लिखते हैं तो वहाँ संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे पंडित लिख रहे हैं तो पंडित पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये डॉट लगा दिया तो ये पंडित समझ जाता है अगला कि क्या लिखा है। अन्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पाद चिन्ह, ये पाद चिन्ह होता है, जो भाग का निशान है ये पाद बिंदु है। पाद चिन्ह दूसरा है पाद चिन्ह, पहला है पाद बिंदु, ये पाद बिंदु का चिन्ह है। और ये पाद चिन्ह है यानी माइनस वाला तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर का जो निशान होता है ये तुल्यता सूचक चिन्ह का होता है। अब विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, कुछ प्रश्न है ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से है। तो अपन चिन्ह देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उदाहरण है। ये देखो डॉक्टर और फिर घनश्याम लिखा हुआ है, मान लो घ के आगे ये जो लगा रखा है ये तो संक्षेप सूचक चिन्ह है जो अपन ने अभी पढ़ा है, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ये तो नहीं है, तुल्यता सूचक चिन्ह हमें बताना है। कविता फिर डॉट 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 ये लगा के लिखा हुआ है तो ये भी लाघव चिन्ह है। यहाँ देखो शिक्षित और पढ़ा लिखा, देखो बराबर का जो ये निशान है ये होता है तुल्यता सूचक का, तो बराबर का निशान इसी में लगा हुआ, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और मेवाड़ राणा उदय सिंह, ये तो यानी कि जो एरो का चिन्ह है, और एरो यानी कि ये निर्देशक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये लास्ट वाला चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? ऊपर भी लगा हुआ है, देखो ऊपर भी, यानी कि इसको डॉट में बंद कर रखी है इस पूरी लाइन को, यहाँ लगा हुआ
और एक यहाँ लगा हुआ है, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे ऊपर, और ये पूर्ण विराम का है। तो हमें चिन्ह बताना है। तो चिन्ह यानी कि ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ऊपर वाला, ये तो हो गया इकहरा चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये निर्देशक भी नहीं है। तो हमें ये जो चिन्ह है, एक तो इकहरा चिन्ह है इसके ऊपर, एक पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो इकहरा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो पूर्ण विराम अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, यानी कि अर्ध विराम के लिए कौन सा चिन्ह है। ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये नहीं है। ये अल्प विराम का चिन्ह है, तो ये भी नहीं है। ये रहा अर्ध विराम का, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। और ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह चिन्ह कहलाता है। तो दो शब्द जैसे माता पिता, तो इसके बीच में जो चिन्ह आएगा ये योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है, जो द्वंद्व समास में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, बिल्कुल सत्य है। वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, बिल्कुल सत्य है। लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, बिल्कुल सत्य है। और उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है भावों को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हे प्रभु, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह खड़ी पाई और नीचे जो बिंदी होती है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अब यह जीवन नौका तुमसे पार लगेगी। हे प्रभु, अब यह जीवन नौका तुमसे पार लगेगी, रेखांकित अंश में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन 2 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अभी अपने बताया था कि दोहरा जो उद्धरण चिन्ह आता है वो या तो किसी का दिया हुआ कथन होता है जिसमें अपन कोई बदलाव नहीं कर सकते, या कोई परिभाषा होगी और ऊपर दो दो जो डॉट का जो ये निशान होता है इसमें वो बंद होती है, इनवाइटेड कोमा जिसे आप बोलते हो, इसमें उस कथन को बंद किया जाता है, तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ऑप्शन 2 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ये तो अल्प विराम का है, ये नहीं है। ये अर्ध विराम का है, सॉरी, ये नहीं है। ये रहा उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो चिन्ह है ये निर्देशक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, योजक चिन्ह है, यानी कि योजक चिन्ह पूछा है। तो माता पिता जो द्वंद्व समास होता है उसमें योजक चिन्ह होता है, तो ये माइनस वाला जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विराम चिन्ह का नाम बताइए। जो ये चिन्ह दे रखा है प्रश्न नंबर 11, इसमें इस चिन्ह का क्या नाम है? अर्धविराम नाम है। क्या नाम है? अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये हो जाएगा, ऑप्शन ए ही अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए नहीं होता, बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। जैसे अपन डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये यानी कि बड़े अंश को छोटे रूप में लिखना ही लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम का चिन्ह है, इसको अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं। नेक्स्ट, विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, बिल्कुल सत्य है। भाषा में स्पष्टता भी आती है, बिल्कुल सत्य है। भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है, ये कथन भी सत्य है, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जो पत्र आज आया है, फिर कोमा दे दी और कहाँ है ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, तो पहला वाक्य ही अपना सही होगा। देखो इसमें दोनों में कोमा दी है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी कोमा दे रखी है। और यहाँ देखो जो पत्र आज आया है, फिर कोमा लगा करके कहा कहाँ लिख दिया, इसको कहाँ नहीं लिखा, वाक्य है शुद्ध है ये, तो ये सही है ऊपर वाला, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, छी छी, फिर विस्मयादि बोधक, तुम्हारे हाथ कितने गंदे वाक्य है, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये जो खड़ी पाई और नीचे बिंदिया होती है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया, बिल्कुल सत्य है, पूर्ण विराम लास्ट में है और घर घर के बीच में योजक चिन्ह है। उसके पास कपड़ा लता कुछ है भी या नहीं, लास्ट में प्रश्नवाचक दे दिया, तो ये वाक्य भी सही है और कपड़ा लता के बीच में योजक चिन्ह है, तो बिल्कुल सही है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। देखो यहाँ देखो, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, पूर्ण विराम आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक दे रखा है तीसरे में, प्रश्न तो किया ही नहीं है, इसमें तो बस इतना ही दिया है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। वाक्य के आगे, इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम आता, प्रश्नवाचक नहीं आता, तो ऑप्शन सी में सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इसमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? वर्जन चिन्ह पूछ लिया, तो ये जो चिन्ह होता है डॉट 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 डॉट, ये वर्जन चिन्ह होता है, ये वर्जन चिन्ह है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, कोमा, बिल्कुल सत्य है, मैं सो रहा था, पूर्ण विराम, बिल्कुल सत्य है। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो यानी कि इसके आगे निर्देश चिन्ह आता, जबकि इसके आगे पूर्ण विराम दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना उत्तर हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है? प्रश्न किया गया है, बिल्कुल सत्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, पूर्ण विराम है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, फिर ये निर्देश चिन्ह आता, या जिसे बोलते हैं, यानी कि वो एक होता है निर्देश चिन्ह, निर्देश करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये जो चिन्ह है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो ये हंस पद और त्रुटि पूरक चिन्ह है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? ये जो चिन्ह है ये बताना है कौन सा चिन्ह है, तो ये विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? हाँ, मैं यह काम अवश्य करूंगा, पूर्ण विराम, बिल्कुल सत्य है। वह हाथ जोड़ती रही, कोमा, ससुराल वाले उसे पीटते रहे, फिर पूर्ण विराम, बिल्कुल सत्य है। और ये अल्प विराम, बिल्कुल सत्य है। रामचरित्र मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो रामचरित मानस के ऊपर वो चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह आता, रामचरित मानस, या तो इसके ऊपर आता उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह लगाना था। रामचरित एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो रामचरित के ऊपर इकहरा चिन्ह आता, तो ये ऑप्शन है इसमें, यानी कि विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ, रामचरित मानस के ऊपर लगता इकहरा उद्धरण चिन्ह। चौथा है काश, फिर विस्मयादि बोधक दे दिया, वह जिंदा होता, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्धविराम समान अधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सत्य है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सत्य है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है, नहीं, योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी अपना उत्तर है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है, तो ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो कोष्टक में चिन्ह दे रखा है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, सूची 1 का 2 में मिलान करना है। तो देखो, अनुवर्ती चिन्ह, अनुवर्ती चिन्ह ये है,
यानी कि ये अनुवर्ती चिन्ह है। एकल अवतरण चिन्ह, ये एकल अवतरण चिन्ह है जिसे इकैरा चिन्ह बोलते हैं। अलफ विराम चिन्ह, ये अलफ विराम है जिसे कोमा बोलते हैं। और अपूर्ण विराम, ये अपूर्ण विराम है, यानी कि जो ये डॉट डॉट इस प्रकार का होता है, ये अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है। सॉरी, ये अर्ध विराम का होता है, अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ये जो होता है, जो दो बिंदियां होती हैं, ये अपूर्ण विराम होता है। तो अनुवर्ती चिन्ह तो हो गया, एक से एक मिल जाएगा, तो ये एकल अवतरण चिन्ह ये है ही, इक्कैरा चिन्ह बोलते हैं। अलफ विराम यानी कि कोमा वाला, तो सी का सी में मिल जाएगा और डी का 4 में मिल जाएगा, यानी ये आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार। नेक्स्ट, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? ये जो चिन्ह है ये उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह था वो। नेक्स्ट, किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो श्याम, फिर विस्मयादि बोधक दे दिया, तुम आ गए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है? नहीं, पहला ही गलत है, पहला ही अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे की उक्ति का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सत्य है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ये भी सत्य है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ये भी सत्य है। लेकिन पहला वाक्य है ये असत्य है, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? तो ये लाघव चिन्ह है, ऑप्शन 2 अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? संबोधन का चिन्ह ये होता है जिसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कामता प्रसाद ने कितने विराम चिन्ह बताए हैं? 20 बताए हैं, हमने शुरुआत में पढ़ा था। नेक्स्ट, ये जो भाग का चिन्ह है ये विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसे बोलते हैं पाद बिंदु। नेक्स्ट, निम्न में से किस विराम चिन्ह को काक पद के नाम से भी जाना जाता है? तो हंस पद जो होता है इसको काक पद भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्जन चिन्ह किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? तो ये लोप चिन्ह का दूसरा नाम है, वर्जन चिन्ह लोप चिन्ह का दूसरा नाम है। यह जो चिन्ह है यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसको बोलते हैं विकल्प चिन्ह। क्या बोलते हैं? विकल्प चिन्ह बोलते हैं इसे। हंस पद को अन्य किस विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है? विस्मरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए। शायद विराम चिन्ह से रिलेटेड आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।